हेलो दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी बताओ। इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव आने की, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। बट क्या अब आ रहे हैं? बताओ। जल्दी बताओ। मैं 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लाइव आ जाऊं, बट अब फाइनली आई गेस कि वी आर लाइव। हाँ, चलो बहुत बढ़िया यार। आ गए ना मतलब? हाँ, चलो चलो चलो। फाइनली भाई, मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश करे जा रहा हूँ कि यार लाइव आ जाएं, बट आ ही नहीं पा रहे थे। आज पता नहीं क्या हो गया। आज कुछ ना कुछ तो ग्लिच चल रहा है मेरे हिसाब से। तभी इतनी देर से अब सही है, अब सही है, सही है। चलो, हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी के सभी? जल्दी से बताओ। जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? हाउ आर यू ऑल? कैसी है एनर्जी, कैसा है जोश? और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? सब बढ़िया? क्या हम कल का रिवाइज करके आए हैं? क्या हम कल का रिवाइज करके आए हैं जो आपको पढ़ाया गया था बेटा कल? हाँ हाँ, कल कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर 1, कल आईयूपीएससी तक हमने पूरा पढ़ लिया था। क्या हम वो रिवाइज करके आए हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं। ठीक है, ठीक है। ओए, एक बात बताओ, आज 2 घंटे की क्लास ले लें क्या? क्या बोलते हो? आज 2 घंटे की क्लास ले लें क्या? क्या बोलते हो? पढ़ लोगे 2 घंटे? नो? तुम तो नो ही बोलोगे। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा लेट हो गया, 2 घंटे नहीं पढ़ा पाएंगे। सब नो लिख रहे हैं भाई। इतनी कोऑर्डिनेशन में नो मैंने पहली बार देखा है। इतने लोगों ने नो जो लिखा है चैट में। आज ये पढ़ना है। सबको समझ आ गया था ना कल तक? फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज हमें पढ़ना है बेटा ब्रांच हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच हाइड्रोकार्बन होता क्या है? देखो, मान लो एक कार्बन था, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस कार्बन का जरा नाम बताओ, क्या होगा? 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहां बीच में एक और कार्बन जोड़ दूं, अब क्या होगा नाम? अब कैसे नाम रखोगे? अब बच्चे बोलेंगे भैया 6 कार्बन हो गए तो नाम होना चाहिए हेक्सेन। ये बोलोगे हेक्सेन, बट वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। हेक्सेन नाम नहीं है। जब भी कोई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो, यानी उसकी कोई ब्रांच निकल रही हो, तो तरीका समझ लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भाई, मजा आ जाएगा सुन के एकदम। प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ओए, आंख खोल ले, दिमाग खोल ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, बच्चे अटकते हैं। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप। ठीक है। अगर एक ब्रांच आ गई तो स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अरे भैया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे हैं और उसका नामकरण कर देंगे। लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण क्या है? 1 2 3 4 5, पेंटेन। नामकरण कर दिया पेंटेन। ठीक है, ठीक है। भैया फिर इसका क्या? अरे इसका क्या? देख, अब पहले ये देखिए कितने कार्बन है। ये अकेला कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो एक कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथेन। मिथेन, मिथेन बोलते हैं ना। लेकिन इस ग्रुप का नाम है एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप।
तो उस मीथेन को चेंज करके आपको करना पड़ेगा मिथाइल। समझे? मीथेन की जगह मिथाइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको, मिथाइल। और फिर नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्या है? 1 2 3 4 5। अगर नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों पे ही तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यानी आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? 3 मिथाइल पेंटेन, जल्दी बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब बताओ, नाम बताओ। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। पेंटेन। क्या बोलूंगा? पेंटेन। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। बट क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। और अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों में नंबरिंग तीसरे नंबर पे ही ये चेन जुड़ी हुई है, तो आंसर आएगा 3 इथाइल पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आया? समझ आ गया? अब हम और मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या आता है भाई। तो और मुश्किल क्वेश्चन करें? हाँ, बताओ। नामकरण करो, चलो। वेरी गुड। देखो, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन है, यानी हेक्सेन लिख दो, हेक्सेन। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर एक सिंगल कार्बन है, यानी ये तो होगा मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। और यहां पर 2 कार्बन है, तो ये होगा इथाइल। ये क्या होगा? इथाइल। ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे, ये बताओ। नंबरिंग करेंगे हम यहां से। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से काउंटिंग छोटी पड़ रही है, काउंटिंग यहां से छोटी पड़ रही है। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो ये दोनों बहुत दूर आएंगे। यहां से देखो, सेकंड पे आ गया मिथाइल, थर्ड पे आ गया इथाइल। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बताओ। बहुत बढ़िया। 2 मिथाइल, यहां लिखता हूं, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम और मुश्किल करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा, हमें मजा आता है ना यार, तो और मुश्किल लगाएंगे। ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल लगा देंगे कि भैया मजा ही आ जाएगा। चलो भाई, चलो चलो चलो, चलो चलो। भैया ये तो इजी है। इजी नहीं है। अभी देख, आधे बच्चे इसको गलत करेंगे। अभी देख तू, आधे बच्चे कैसे इसको गलत करते हैं। हाँ भाई, आ गया आंसर? किस किसका है? वाह रे मेरे शेरों,
कितने लोगों ने इसको गलत करा है। अब मैं तुम्हें ना तुम्हारी सच्चाई बताता हूं। ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें साइंस में सब आता है, आ जाओ बेटा। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन तुमने सेलेक्ट कर ली होगी, है ना बेटा, है ना। इतना अच्छा काम किया तुमने। फिर तुमने कार्बन गिने, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और ऊपर इथाइल है, तो तुमने बोल दिया होगा 2 इथाइल हेक्सेन, है ना। वाह यार, कितने इंटेलिजेंट हो यार। और ये आंसर गलत है, क्योंकि ये उत्तर गलत है, सही नहीं है। क्यों? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, या ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा अच्छा, आओ जरा, आओ जरा, तुम्हें एक रियलिटी दिखाएं। ये भी तो एक चेन है, चेन ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बड़ा कौन? 7 की 6, अरे 7। तो चेन हमें ये सेलेक्ट करनी थी जो कि थी हेप्टेन, हेप्टेन। अब ये देखो, ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग करो, 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो लिख दोगे 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। अब मजा आया ना, जब इतने बच्चे गलत देते ना आंसर, ओ हो, ऐसा सुकून मिलता है ना बेटा, क्या बताऊं मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया। धोखा? हमें धोखा तुमने करा है, सॉल्व करना चाहिए था। आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट है, लास्ट है। नाम बताओ, नाम बताओ। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेन। ये है इथाइल, ये है मिथाइल। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, नंबरिंग की दिक्कत है। नंबरिंग कहां से करोगे? अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, और अगर ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो एक में तो तीसरे, अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो तीसरे पे मिथाइल आएगा, चौथे पे इथाइल आएगा, और अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो तीसरे पे इथाइल आएगा, चौथे पे मिथाइल आएगा। अब यहां पे बच्चे गलत कर रहे हैं। फिर देखो बेटा, मैंने तुम्हें कल बताया था, इज्जत हम किसको ज्यादा देते हैं बताओ? इज्जत हम उसको ज्यादा देते हैं जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। याद है वो क्लोरो ब्रोमो, हाँ, ब्रोमो को इज्जत मिली थी। सिमिलरली यहां पर इथाइल और मिथाइल में से ज्यादा जल्दी कौन आता है अल्फाबेटिकली? तो ई पहले आता है, ई तो पहले आता है, अरे ई पहले आता है मूर्खो। तो यानी हमें इज्जत पहले इसको देनी पड़ेगी भैया, इसके लिए नंबरिंग कम होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हम तीसरा नंबर देंगे और इसको हम चौथा नंबर देंगे। तो आंसर क्या होगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। समझे बात को? कि जब तुम कंफ्यूज हो जाओ ना नंबरिंग कहां से करें, तो याद रखना इथाइल को जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको इज्जत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया बताओ? मजा आया? मजा आया? ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इनको ट्राई करना, इनको ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये हम सारे क्लास में वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि मैंने तुमसे बोला था, जो कि मैं डिस्कस करूंगा, वो ये था, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। यानी 4 कार्बन से आपको एक कीटोन बनाना है। अब अगर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कीटोन कब बनता है? जब बीच के किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। तो चाहे तुम इस पे जोड़ दो, चाहे तुम इस पे जोड़ दो, मैं इस पे जोड़ रहा हूं। अब हाइड्रोजन को जोड़ो, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, चौथा हाथ लगा हुआ है।
अब इस कार्बन के दो हाथ यहां है, दो हाथ ऊपर है, तो ये तो फुल्ड है, इसमें हम और नहीं कर सकते। एक हाथ, दो हाथ, ठीक है, एक, दो, तीन। ये हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। आप चेक कर सकते हो, यहां पर 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। एन एल्डिहाइड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O। अब देखो, अगर एक एल्डिहाइड है, 2 कार्बन में एल्डिहाइड कब बनेगा, जब आप पहले या आखिरी किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दोगे, ठीक है। बाकी तो तुम्हें बस हाइड्रोजन जोड़ने हैं भैया, बाकी तो। अब यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 हाथ इसके यहां लगे हुए हैं, एक इसका यहां लगा हुआ है, एक बचा हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये हो गया किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ठीक। हमने इनका स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब इसका नामकरण भी कर दो, जरा नामकरण भी करके दिखा दो। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूट, और ये कीटोन है तो ये होगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। और कौन से कार्बन पे कीटोन ग्रुप अटैच्ड है, तो अगर यहां से काउंट करोगे 1 और 2 दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है जी। बताओ, डन है क्या, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका भी जरा नामकरण कर दो फटाफट से। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो ये तो नाम आप कर सकते हो, क्या होगा, इथेनल, इथेनल इथेनल। चलो जी बहुत बढ़िया जी, मजा ही आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम नामकरण को बेटा खत्म करते हैं और हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है होमोलोगस सीरीज। हेडिंग डालेंगे होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है, क्या है, क्या है होमोलोगस सीरीज, हाँ, क्या है होमोलोगस सीरीज, बताओ। देखो, ऐसे समझो, आप एक स्कूल में बैठे हो और आपका एग्जाम चल रहा है। अब एग्जाम के दौरान ये तुम हो, ये तुम्हारा आगे जो भी बैठता है तुम्हारे, है ना, एक तो टॉपर लोग जो आगे बैठ जाते हैं, चीटिंग भी नहीं कराते, बड़ा, अरे ओए चीटिंग नहीं करनी, सॉरी 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 वो दिल का वो निकल गया, गुस्सा निकल गया। कॉलेज में चीटिंग नहीं कराते थे, मेरा एक टॉपर था, वो सामने बैठता था, पर ठीक है। तो जैसे बेंचेस के बीच में गैप होता है ना, कि यार बराबर बराबर गैप होता है, एक बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, चौथी बेंच, ऐसे गैप होता है ना। सिमिलरली होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर एक फैमिली मेंबर में एक गैप होता है, और वो गैप होता है CH2 के बराबर, CH2 के बराबर। यानी एक फैमिली मेंबर है, अगर नेक्स्ट फैमिली मेंबर पे जाना है तो CH2 को जोड़ते जाओ, CH2 को ऐड करते जाओ फॉर्मूले में, और आप अगले फैमिली मेंबर पे पहुंच जाओगे। और उसी पूरी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सिमिलर जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो होमोलोगस सीरीज में जो फैमिली मेंबर होंगे ना, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैमिली मेंबर कीटोन का है और उसकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो एल्डिहाइड पैदा हो गया ऐसा नहीं हो सकता भाई, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जानवर तो नहीं हो जाएगा, है ना, वो अलग बात है, तुम्हारे पापा गुस्से में आके तुमको जानवर ही बोलते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। इसका यह मतलब है होमोलोगस सीरीज में भी अगर एक पूरी फैमिली है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की सेम रहती है। बस उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो नेक्स्ट फैमिली होती है, मतलब जो नेक्स्ट मेंबर होते हैं, उनका डिफरेंस होता है CH2 का, बस। इसका एग्जांपल क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एल्केन की बात करो, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, कह दो ना -2, है ना। तो अगर तुम पहला मेंबर बनाओगे, एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा CH4। दूसरा मेंबर बनाओ, एन की वैल्यू 2 पुट करो, तो फिर क्या आएगा, ये आएगा C2H6, C2H6। अगर तुम इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है ना। अगर मैं तीसरा फैमिली मेंबर बनाऊं, तीसरा फैमिली मेंबर क्या करो,
n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा C3H8, फिर डिफरेंस CH2 आ गया। यानी ये होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, ये होमोलोगस सीरीज होते हैं। अगर आप n की वैल्यू आगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो डिफरेंस CH2 का बढ़ता जाए, ठीक है, CH2 का डिफरेंस बढ़ता जाए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी तुम देख सकते हो, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इन तीनों में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का होगा। आप देख सकते हो, चेक करो, इसमें CH2 का, इसमें CH2 का, ठीक है। पर याद रखना फंक्शनल ग्रुप देखो तीनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो किसके, होमोलोगस सीरीज के, इंपॉर्टेंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, जो अगला मेंबर होता है और जो पिछला मेंबर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस होता है CH2, वेरी सिंपल, ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों के तीनों होमोलोगस सीरीज का पार्ट होते हैं। अगला, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझाता हूं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे अगला मेंबर आता जाता है तो CH2 का डिफरेंस बढ़ता जाता है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बदलाव आता है, चेंज आता है। और कैसे चेंज आता है, देखो जितना आगे मेंबर्स में आप जाते जाओगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाएगा। अरे CH2 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 जुड़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स इज 14U। देखो हमें पता है दो मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है CH2, और अगर तुम मास कैलकुलेट करोगे, कार्बन का मास 12 होता है, दो हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 14U। तो यानी इनके बीच का, दो मेंबर्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो होता है 14U, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे। पता है तुम्हें होमोलोगस सीरीज ना एक तरीके से बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, बट तुम बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन है वो जो कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, बताओ भाई कौन है जो कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, क्या लगता है, बताओ। कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, CH2 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 चेक कर लो भाई, अगर कहीं पर भी CH2 का डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज होगा। देखो इस इन दोनों को तो पहले ही काट दो, क्यों, क्योंकि देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है और इसमें अलग है, यानी फंक्शनल ग्रुप जिसमें सेम नहीं है वो तो कभी होमोलोगस हो ही नहीं सकते। अगर आप चेक करोगे तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें CH2 का डिफरेंस सब में कॉमन होगा, ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अब देख के ही पता चल रहा है अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो गद्दारी करवाए, गद्दारी करवाए गद्दारी करवाए। चलो जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज, बताओ। अब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, चारों स्टेटमेंट पढ़ना। ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, एकदम सही बात है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज 16U, कितना होता था बेटा, 16U होता था, 14U होता था, तो ये गलत हो गया। C2H2 and C3H4 are not successive member of alkyne series। अब इसको चेक कैसे करें, ये मेंबर है भी या नहीं है। अगर तुम नॉर्मली चेक करोगे तो तुम बोलोगे हाँ है। कैसे चेक करा तुमने, कैसे चेक करा, तुमने बस इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया, राइट, क्या करा तुमने, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया तुमने, ठीक है। लेकिन लेकिन इतना चेक करना इनफ नहीं होता। हाँ CH2 दोनों का डिफरेंस है, मैं मान रहा हूं, तुम्हें क्या चेक करना है, एल्काइन वाला जो फॉर्मूला होता है, एल्काइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, कह दो ना -2, उसमें n की वैल्यू पहले 2 पुट करो। अगर तुम 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, C2H2, और एक बार 3 वैल्यू पुट करो तो वो आएगा कितना, C3 और H4। हाँ, अब हमें यह प्रूव हो चुका है कि एल्काइन के ही ये दोनों मेंबर हैं, यानी जो एल्काइन होता है उन्हीं के ही ये सक्सेसिव मेंबर हैं। बट यहां पर स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। आंसर क्या है, ए और बी, क्या है, ए और बी। चलो
समझ आया बेटा? The difference in molecular mass between successive member of homologous series is 14U. Why? क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो CH2 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, दो हाइड्रोजन का मास 2U होता है, दोनों को ऐड कर दो 14U आ गया। चलो, नेम द फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अगर आपको होमोलोगस सीरीज बतानी है तो आप कैसे बता सकते हो? इथेनॉल का पहला मेंबर मीथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। समझ आया? ये क्या है? ये एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। ठीक है जी। इफ वन मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 30U, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेक्स्ट मेंबर? कैसे बताओगे? मैंने तुम्हें बताया जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? डिफरेंस होता है 14U का। तो अगर एक मेंबर का मास है 13U तो बस उसमें 14 ऐड कर दो और ये आ जाएगा कितना? 44। बहुत बढ़िया। सही। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल है, तुम मुझे बताना। अगर मान लो, क्या हो गया भाई? एक मिनट दो यार। एक क्वेश्चन है बेटा मेरे मन में, तुम बताना मुझे। अगर ये बोला गया है, ये बोला गया है कि एक होमोलोगस सीरीज है, उसका जो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, हमें क्या गिवन है? फर्स्ट मेंबर गिवन है। फर्स्ट मेंबर क्या है? हमें गिवन है। और वो हमें क्या गिवन है? वो हमें गिवन है C2 H5OH। ये है फर्स्ट मेंबर। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर। आपको ये बताना है कि इस फैमिली का, इस होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर कौन होगा? थर्ड मेंबर कौन होगा? पहला मेंबर है, इसका नाम बताओ पहले तो। ये क्या लग रहा है? अल्कोहल, इथेनॉल, दो कार्बन, इथेनॉल। ये फर्स्ट मेंबर है। दूसरा मेंबर कौन सा होगा? दूसरा मेंबर होगा इथेनॉल के बाद क्या आता है बेटा? बोलो, बोल दे भाई, प्रोपेनॉल। और तीसरा मेंबर होगा ब्यूटेनॉल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ब्यूटेनॉल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड नाउ। चलो, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। मैंने आपको शुरू में बताया था आइसोमर्स क्या है। देखो, आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दिखते तो हम तुम्हारी जैसे ही हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है ना? हमारा स्ट्रक्चर अलग है, दिखते हम तुम्हारी तरह ही हैं। तो इसमें क्या होता है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं यहां पे? ड्रॉ दी टू स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नाम भी पता होने चाहिए। देखो, ब्यूटेन और पेंटेन का तुम्हें पता होना चाहिए। अब वैसे यहां पर एक फॉर्मूला भी है, वो जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं। अगर तुम्हें नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वैसे तुम्हें कहीं फॉर्मूला मिलेगा नहीं, बड़ी क्लासेस में तुम पढ़ते हो, बट मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-4 + 1। ये फॉर्मूला है। n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, है ना? तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे? n की वैल्यू में 4 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 की पावर 0 + 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो यानी ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पेंटेन, पेंटेन में n की वैल्यू 5 पुट करो, कितना आ जाएगा पेंटेन के लिए? पेंटेन के लिए 2 की पावर 5 - 4 + 1, ये आ जाएगा कितना? 2 + 1, तो ये आ गया 3। ये आ गया कितना? 3। इसका इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे जो पेंटेन होता है उसके कितने आइसोमर होते हैं बेटा? उसके 3 आइसोमर होते हैं। बताओ, पेंटेन के कितना आइसोमर है? पेंटेन के भैया 3 आइसोमर है। कितने हैं? 3 आइसोमर है। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमें निकालना आ गया। बट अगर इमेजिन करो ब्यूटेन से पीछे आते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में n की वैल्यू 3 डालेंगे, है ना? तो फिर तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। और ये बात सही है कि मिनिमम आइसोमर होने के लिए 4 कार्बन चाहिए होते हैं। अगर 4 कार्बन से कम है ना, तो आइसोमर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
तो आइसोमर की शुरुआत ही ब्यूटेन से होती है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। अब इनका नाम और इनका स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आना चाहिए। देखो ब्यूटेन के 2 आइसोमर कौन से? एक तो नॉर्मल ब्यूटेन जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसा होता है? एकदम सीधा, ये 4 कार्बन जोड़ दो और ऐसे हाइड्रोजन जोड़ दो, सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, बस ये है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और एक होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? बीच में एक कार्बन को डाल दो और उसके साथ क्या करो, 3 जगहों पे 3 कार्बन अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर दो। बीच में कार्बन डाल दिए, 3 हाथ में 3 अलग अलग कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1। तो अगर आप चेक करोगे इसको हम बोलते हैं क्या? आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C4H10, बट नाम अलग है, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर अलग है। तो याद रहेंगे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के बेटा 3 होते हैं। एक तो बहुत बेसिक है, एक तो एकदम बेसिक है। बेसिक वाला कौन सा? जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, जो कि एकदम ऐसा नॉर्मल होता है, जो कि आप देख भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा? अब 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक वही होता है सेम आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन, और एक होता है नियोपेंटेन। पहले मैं तुम्हें नियोपेंटेन बताता हूं। नियोपेंटेन कैसे बनाना होता है? 5 कार्बन है, बीच में एक कार्बन रखो और 4 हाथ पे, चारों पे अलग अलग कार्बन जोड़ दो। यह है नियोपेंटेन, बीच में एक कार्बन, 4 हाथ पे 4 कार्बन। आइसोपेंटेन क्या होता है? आइसोपेंटेन में तुम्हें क्या करना है? एक चेन बना दो, एक चेन बना दो 4 कार्बन की, और बीच वाले किसी भी कार्बन पे, इस पे या तो इस पे, एक कार्बन जोड़ दो, बस। ठीक है, ये हो गया क्या? आइसोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन बीच में एक कार्बन, 4 हाथ, चारों पे कार्बन, और फिर एक चेन बनाई 4 कार्बन की, एक कहीं पे भी मिड में कहीं पे भी कार्बन जोड़ दिया। चलो, तो ये होता है क्या? आइसोपेंटेन, एन पेंटेन और नियोपेंटेन। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर समझ आए तो एक बार चैट में पी के लिख के दिखाओ। चलो, है ना बेटा? चलो, बहुत बढ़िया। ये क्लास लीक कौन लिख रहा है? क्या हो गया? ये क्लास लीक क्या है? है भाई, क्या हो रहा है? क्लास लीक पता नहीं। चलो, क्लियर हो गया? आइसोमर्स भी समझ आ गया। चलो, आइसोमर समझ में आ गया, होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। अब आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? शुरू में बताया था कि मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक ही बात होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी एक कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, उसका लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का। सबसे एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, मीथेन। स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप 2 स्टेप समझ लेना। स्टेप नंबर 1, मेक दी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटेन। मिथेन, ब्रिटेन क्यों बोल रहा हूं? ब्रिटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मिथेन, मिथेन। ठीक है, नॉर्मली मिथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, बेसिक एकदम। बनाए, बनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा? अब ना यही कार्बन बनाओ और सेम डायरेक्शन में हाइड्रोजन 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 जोड़ दो। अब तुम ये देखो कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। किससे रिप्रेजेंट करो? क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो। किससे? ऐसे डॉट, इसके पास भी है डॉट, इसके पास भी है डॉट, इसके पास भी है डॉट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तुम्हें यह सोचना होगा कि एक हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? उसके पास 1 था, अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को खुश कर दो भैया, ले रे ले,
अरे ले रे ले भैया, हाइड्रोजन खुश हो गए सारे के सारे फटाफट से। अब क्या करो, कार्बन को खुश करो। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो इसके पास ये हैं, और 4 कहां से मिल गए, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4। तो अब एक सर्कल इन चारों को ऐसे घुमाकर बना दो। मेरे से डायग्राम आज तक जीवन में कभी सीधा क्यों नहीं बन पाएगा है? हर बार मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक कैसे है दोस्तों, क्या लगता है तुम्हें? मैं एक बैच निकालता हूं, पीके ड्राइंग क्लासेस उसमें हम क्या सीखेंगे कि अच्छी ड्राइंग को गंदा कैसे किया जाए। अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी है तो गंदा करना मैं सिखाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। सो ये एक क्या है बेटा, ये एक ड्राइंग है ये मीथेन है, ये मीथेन है। ठीक है, अब मुझे एक दो एग्जांपल आपको कराने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा O2, याद रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है, तुमने देखा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, एक इधर बनाओ। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर स्टेबल होना है तो इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखो ये ले भाई, ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्सीजन खुश हो गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को भी खुश करना पड़ेगा। ये ले भाई, तू भी खुश हो जा, ये भी खुश हो गया। और अब इनके बीच में देखो डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। अब तुम ध्यान से देखोगे, अगर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4। यानी डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। प्रैक्टिस तुम खुद भी कर सकते हो, है ना। मैं भी चलो एक दो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। 3 कंपाउंड की प्रैक्टिस करके ही जाना है, इथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, इथेन इथीन और इथाइन। ठीक है, ये 3 ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं, मैं बना लेता हूं इथीन। अब इथीन का सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब इस सेम चीज को रेप्लिकेट कर दो, यानी कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी करने में भी तो वैसे तो तुम बहुत ज्यादा माहिर ही हो, कॉपी तो तुमने असाइनमेंट भी करे हैं, और उन टीचरों को तुमने बोला भी है स्कूल में कि सर मैंने ही करा है बहुत मेहनत से। सबको पता है तुम्हारी मेहनत जो चैट जीपीटी कर रहा है आजकल। चलो कोई बात नहीं, उन बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेम तरीके से देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो, यहां डबल बॉन्ड है तो एक इधर एक इधर। सिमिलरली इसके भी ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, डॉट होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको दे दो। स्टेप नंबर 1, हाइड्रोजन को खुश करेंगे। हाइड्रोजन बेटा ले, हाइड्रोजन बेटा तू भी ले, अरे हाइड्रोजन बेटा तू भी ले भाई, और तू भी ले, सब खुश रहो, सब खुश रहो। ठीक है, सब खुश रहो, जीवन में खुश रहना जरूरी है। अब एक कार्बन को खुश करेंगे। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को अब हम क्या कर देंगे, ये लो भाई कार्बन भैया खुश हो। अब इस कार्बन को भी खुश करना पड़ेगा भैया, देखो सबको इक्वालिटी रखा करो यार भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई नहीं है ये है इथीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है, ऐसे इथाइन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही इथेन की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों कंपाउंड प्लीज ढंग से प्रैक्टिस कर लेना भैया प्लीज। अरे ओए क्रिश का गाना चला दो, ये जो लिख रहा है ना इसको मैं ऐसा भवंडर बनाऊंगा, आज शक्तिमान बना दूंगा, पिट जाएगा तू मुझसे। क्रिश का गाना सुना दो, ये क्या है यार, इतनी जरूरी बात चल रही होती है कभी कभार। और कभी कभार तुम भैया क्रिश का गाना चला दो, अरे वाह कहां से आते हो तुम, कहां से आते हो तुम यार। चलो, तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख गए होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। आगे आते हैं अब।
आ जाओ भाई, टेडी बियर बना दिया। टेडी बियर तक तो ठीक था, एक बच्चा लिखता है बियर बना दिया। चल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन शोज, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं बेटा बताओ, मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, स्ट्रक्चर को दिमाग में लाओ। CH4, CH4, अगर तुम्हें याद हो, यहां पर एक शेयर होता है, एक यहां पे होता है, एक यहां पे होता है, एक यहां पे होता है, यानी ओवरऑल 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 4 पेयर होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से आपको इन दोनों के डायग्राम समझाने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। मीथेन का डायग्राम ड्रॉ करना है, इथीन का डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हो। चलो, यहां तक अगर सब समझ आया बेटा तो चैट में एक बार पीके लिख दो, ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बताओ भाई जल्दी, फटाफट से, क्लियर है? बताओ, बोलो। अच्छा, एक चीज रिवील कर दूं क्या? एक चीज रिवील कर दूं? बताओ क्या कहते हो? एक सीक्रेट चीज रिवील कर दूं? क्या कहते हो? हाँ, तो बात ऐसी है दोस्तों, ये जो नेक्स्ट टॉपर्स थी, ये जो पूरा नेक्स्ट टॉपर्स है, जो कि आपने और हमने मिलके बनाया है, इसकी शुरुआत हमने सिर्फ 10 से करी थी, आज से 2 साल पहले। उसके बाद 9th के बच्चों को भी पढ़ाया, धीरे धीरे आगे चलते गए 11th 12th, और अब मिशन जीत की बारी थी, तो एक ऐसा मिशन निकाला गया जो कि जेई और नीट के बच्चों के लिए है। और अब यहां पर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अब बारी है जूनियर्स की, अब बारी है द नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स की। ठीक है, अब वो वक्त आ गया है, हेटर्स हेट करते रहेंगे और आप और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम आ चुका है अब और नई चीजें करने का। अब टाइम आ गया है कि उस पुराने जमाने के पढ़ने के तरीके को हटाने का। अब टाइम आ चुका है, वो जो पुराने ट्यूशन वाले मॉडल चल रहे हैं उनसे आगे बढ़ने का। ठीक है, तो यस यस यस, सही समझे हो, जो भी समझे हो सही समझे हो। वेरी सून, वेरी सून, वेरी 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 सून। ठीक है, बहुत ही जल्द। यस, चलो, बहुत सही, बहुत सही। बट हाँ, अगर हम ऐसा कुछ लाएंगे तो इसमें हमें आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों की बहुत नीड होगी। पता है क्यों? क्योंकि आप ही हो जो कि अपने छोटे भाई बहन तक हमें पहुंचा पाओगे। राइट, बिल्कुल, आप ही हो जो कि हमें अपने छोटे भाई बहन तक पहुंचा पाओगे और उन्हें बता पाओगे। बट यस, उस चीज के बारे में कुछ समय में चीजें पता चलेगी, बहुत बहुत सारी चीजें आ रही है। बट यस, चलो 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 चलो, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज को, अभी इन बातों को शांत शांत में रखना। ठीक है, तुम एक तो मैं बैच में बता देता हूं ना, तुम इधर उधर कर देते हो बेटा, थोड़ा अंदर की बात होती है ना भैया, यार रुक जाया करो, कुछ दिन रुक जाया करो, थोड़ी एक्साइटमेंट हमें बना दिया करो। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे करते हैं। कंबशन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लास्ट की 2 केमिकल रिएक्शंस हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम स्टार्ट करेंगे कंबशन से। देखो, हाइड्रोकार्बन्स में है क्या? कार्बन। और अगर कार्बन को आप बर्न करोगे ना, तो हमेशा 2 ही चीज बनती है। क्या बनती है? एक तो CO2 बनता है और साथ साथ में पानी बनता है। यानी अगर आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हीट एंड लाइट, है ना, आग बनेगी, लाइट रोशनी बनेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो ये मीथेन है,
मीथेन को अगर आप बर्न करोगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा और हीट एंड लाइट बनेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करो सब में सेम ही चीज बननी है, CO2, उसके अलावा क्या H2O। हाँ बहुत बढ़िया, सेम ही बनना है, कुछ कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है जय नेक्स्ट टॉपर्स जय नेक्स्ट टॉपर्स। चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकंप्लीट कंबशन। अब ये एक टॉपिक है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पता क्या हुआ था लास्ट ईयर ना, बच्चे कंबशन को पढ़ के ही नहीं गए थे और कंबशन से एमसीक्यू आ गया क्योंकि कंबशन से इस पिछले 2025 से पहले कोई सवाल नहीं आया था और यहां पे एक सवाल आ गया है, सीबीएसई ने गेम खेल दिया। सवाल क्या आया कि डिफरेंस बताओ इसके बीच में, कंप्लीट कंबशन और इनकंप्लीट कंबशन के बीच में। समझना बेटा, कंप्लीट कंबशन क्या है, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले तो होता है कंप्लीट कंबशन। और इनकंप्लीट कंबशन कब होता है, जब कम ऑक्सीजन मिले, लिमिटेड ऑक्सीजन मिले। ठीक है, पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कंपाउंड्स दो टाइप के हैं। एक तो है सैचुरेटेड, तुम्हें पता है सैचुरेटेड, दिमाग सैचुरेट हो गया। फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन, एल्काइन, पता है। तो जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हो ना तो हमेशा क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है। अरे वो एलपीजी होती है ना, एलपीजी, तुम्हारे घर के अंदर सिलेंडर लग रहा होगा, एलपीजी आ रही होगी, वो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है ना। क्यों निकलती है, क्योंकि वो जो एलपीजी है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसको जब बर्न करते हैं तो ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम निकलती है। ठीक है, यहां पर होता है कंप्लीट कंबशन। डू नॉट प्रोड्यूस एनी सूट। सूट क्या होता है, वो ब्लैक कलर नहीं निकलता। जैसे कि तुम अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करो, किसी लकड़ी में आग लगा रहे हो, जैसे बेटा आग तो रिश्तेदार ही लगाते हैं बट जो लकड़ी में आग लगा रहे हो तो इमेजिन करो लकड़ी जल रही है, तो उसमें वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं निकलता, उसको सूट बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला सूट नहीं है, सूट भैया सूट पहन के कहां जा रहे हो, सूट वो सूट नहीं है। बट जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो इट बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट कंबशन, यहां पर होता है इनकंप्लीट कंबशन। ठीक है, याद रखना एयर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से जलेगा। बट अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी कम ऑक्सीजन दिया, यानी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपने अच्छे से ऑक्सीजन नहीं दिया ना, तो ये भी इनकंप्लीट कंबशन करेगा और इसमें भी येलो कलर प्रोड्यूस होगा और स्मोकी फ्लेम आएगी, है ना, स्मोकी फ्लेम आएगी। ऐसा हो भी जाता है कभी कभार, जब एलपीजी वाले जो लाइन होती है उनमें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता ना बर्न होने के लिए, तो कभी कभार ही हो जाता है, कभी कभार ही हो जाता है कि उसमें येलो कलर की फ्लेम आने लगती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वाई डज कैंडल बर्न विद येलो फ्लेम, तो ऑब्वियसली बात है कैंडल क्यों येलो फ्लेम से बर्न होती है, क्योंकि कैंडल करती है इनकंप्लीट कंबशन। क्या करती है, इनकंप्लीट कंबशन, इसकी वजह से येलो फ्लेम आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये था कंबशन। कंबशन पे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया देख लेते हैं। वाई डू कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न विद सूटी और ल्यूमिनस फ्लेम। कार्बन कंपाउंड सूटी और ल्यूमिनस फ्लेम से क्यों बर्न करते हैं, क्योंकि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकंप्लीट कंबशन, ये मैं आपको बता रहा था। कंप्लीट एंड इनकंप्लीट कंबशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए जी अगला, ये तो हो गई कंबशन वाली रिएक्शन। अब आते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि क्या है, जो कि है ऑक्सीडेशन। क्या हम सबको ऑक्सीडेशन पता है होता क्या है एक बच्चा क्या लिख रहा है अभी मैं सूट पढ़ा रहा था, एक बच्चा लिख रहा है तेनू सूट सूट कर दा भाई तुम कहां से लाते हो यार, तुम मतलब तुम्हारे ये जो मस्तिष्क है क्या है इसमें। चलो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है उनको अगर ऑक्सीजन दोगे उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को खींच लोगे उसको भी आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन किसकी है, इथेनॉल की। ये है हमारा प्यारा, हम सबका दुलारा इथेनॉल है। दुलारा तो तुम्हारा तो नहीं होना चाहिए दुलारा, इवन मेरा भी नहीं है दुलारा, बट ठीक है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल को दो कंपाउंड होते हैं, ध्यान से समझना, और एक कंपाउंड तुम 9th में भी पढ़ चुके हो जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना एल्कलाइन KMnO4
पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7 गाना है K2Cr2O7, ठीक है। ये क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या होता है, KMnO4, ये तुम्हें पता ही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों में से कोई भी आ जाए और अगर तुम इन दोनों की प्रेजेंस में हीट कर दोगे ना, किसको, इथेनॉल को, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इथेनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या है इथेनोइक एसिड, सबको दिख रहा है, CH3COH, 2 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर 2026 में सवाल, छोटा सवाल यहां से आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट होगा ये, बेसिकली एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा ये, तो आपका 1 नंबर इस पर डिपेंड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एजेंट एजेंट। एक्टिविटी है यहां पर एक, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं मैं। एक्टिविटी क्या है कि हम ना एक बीकर में इथेनॉल लेते हैं और उस इथेनॉल में KMnO4 का कलर होता है बेटा हल्का सा पिंक, या फिर आप पर्पल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पर्पल, इसका रंग होता है पर्पल। इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल में डालते जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये इथेनॉल में जा रहा है ना, तो इसका रंग गायब हो रहा है, रंग उड़ रहा है इसका। क्यों उड़ रहा है, क्योंकि ये जो KMnO4 है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इथेनॉल को। इस वजह से इथेनॉल का जो कलर होता है पर्पल कलर, वो आपको सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है टाइट्रेशन का, आप क्लास 11th में या 12th में करोगे टाइट्रेशन केमिस्ट्री में, बट इसका रीजन याद रखना, इथेनॉल हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, एनी एक्स्ट्रा KMnO4 एडिड कीप इट्स पर्पल कलर। यानी अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो और सारी इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो चुकी है अब, तो अगर आप फिर भी अगर KMnO4 डालते जाओगे ना, तो अब वो KMnO4 का जो पर्पल कलर है ना, वो इथेनॉल में दिखेगा, ठीक है। कब दिखेगा, जब इथेनॉल पूरी तरीके से इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक छोटी सी एक्टिविटी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ इथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या लगता है तुम्हें किसका एग्जांपल है, इथेनॉल जो बर्न हो रहा है भैया, ये किसका एग्जांपल लग रहा है, भिड़ू ओ भिड़ू, किसका एग्जांपल लग रहा है, बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ इथेनॉल इज द एग्जांपल ऑफ कंबशन। इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। असर्शन, क्या ये असर्शन सही है, क्या इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड बनाता है, एकदम सही है। रीजन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये रीजन भी सही है, यस यस, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो रीजन भी सही है, तो आंसर क्या है, ए है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो। कंपाउंड X is oxidized by an oxidizing agent such as KMnO4 or acidified K2Cr2O7 to form another compound Y having a pleasant smell when combined with ethanol। हो वाह भाई, X और Y बताओ। देखो जब भी आपको ये KMnO4 K2Cr2O7 दिख जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि X होगा इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल के रिएक्शन से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, तो Y होगा इथेनोइक एसिड, बस सिंपल। राइट द केमिकल रिएक्शन, वो तुम लिख सकते हो। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बेटा क्या, जो कि है एडिशन रिएक्शन। 1 मिनट देना जरा, 1 मिनट, बस 1 मिनट में आ रहा हूं, पानी पी लेने दो।
चलो यार करें करें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है यार। पता है क्यों? इसमें क्या होता है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है। वेरी सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी एडिशन रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना यार, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें और क्या ऐड कर दोगे भाई? है अरे एक इंसान भरा हुआ है उसमें और तुम डाले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना यार, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तुम भी तो बट अपने दिमाग, तुम्हारा दिमाग भरा होता है लेकिन फिर भी तुम दिमाग में अंदर कुछ ना कुछ डाले जाते हो। बेटा एक चीज ना मेरी हमेशा याद रखना कि तुम्हें ना किसी भी चीज का एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है? कभी भी किसी चीज का एडिक्ट नहीं बनना है, ठीक है? क्योंकि एक इंसान तुम्हारे जीवन से तभी जाता है जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अब तुम उससे एडिक्टेड हो। तो चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई चीज हो, किसी से भी एडिक्टेड नहीं होना। ये बात समझ में? बात गहरी है, बाद में समझ आएगी। चलो हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा। तो ये एक रिएक्शन है, जैसे मान लो कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन मान लो या फिर एल्काइन मान लो, इसमें डबल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा? अच्छा ये आर 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 क्या है? आर 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 क्या है? आर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी यहां पर कार्बन 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 ऐसे जुड़ी हुई है, कार्बन 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 जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहां पर एक कैटेलिस्ट होता है निकल। निकल की जगह आप पैलेडियम भी ले सकते हो, है ना, निकल या फिर पैलेडियम। निकल और पैलेडियम ये एक कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, आपको कैटेलिस्ट पता ही होगा। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि इनकी जब रिएक्शन हो जाती है, इनकी जब रिएक्शन हो जाती है तो क्या बनता है बेटा? फाइनली 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 एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। देख रहे हो सिंगल बॉन्ड आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन चुका है जो कि एक एल्केन होता है, राइट? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाता है। चलो अब इसमें क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो तुम्हें याद होना चाहिए एडिशन रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है? तो वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है? तो यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन बताओ, अ गैस एक्स containing a double bond react with hydrogen in the presence of nickel catalyst to form a saturated hydrocarbon Y। X और Y बता दो। एक गैस है X, क्या लगता है तुम्हें कौन सी गैस होगी? दिमाग लगाओ, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है इसमें? देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, बच्चे सही भी लिख रहे हैं कि भैया एक्स जो होगा वो कोई इथीन होगा, एक्स जो होगा वो कोई एल्कीन होगा, एल्कीन। और सबसे पहला एल्कीन कौन सा होता है बताओ? अगर एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और एक्स क्या है? एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो एक्स होगा एक एल्कीन। और पहला एल्कीन कौन सा होता है? इथीन। तो एक्स है इथीन और ये कन्वर्ट हो रहा है इथेन के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है इथेन के अंदर, ठीक है? तो इसमें हमें बस ये सोचना था कि पहला एल्कीन कौन सा है। इथीन की गैस होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? इथेन के अंदर। चलो इथेन इथीन लिख दिया सबने, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं होगा। याद रखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेंगे। क्यों बेटा? जैसे कि तुम्हारे जीवन में भी किसी और ने तुम्हारी जगह ले ली उसके जीवन में, समझे? समझे? तुम सब्स्टिट्यूट हुए, वैसे ही हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं जब एक कंपाउंड सैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड होगा
तो पहले तो एडिशन रिएक्शन होगी, फिर ये रिएक्शन होगी। तो इसलिए याद रखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है मीथेन। मीथेन की अगर मैं रिएक्शन करा दूं क्लोरीन गैस के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना यहां पर कैटेलिस्ट होती है सनलाइट। क्या होती है? सनलाइट। तो क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस होगा, क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा और अलग से HCl बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। यार भैया पर्सनल मत हुआ करो। मैं कहां पर्सनल हो रहा हूं बेटा, यार क्या बात कर रहे हो, मैं थोड़ी ना पर्सनल हो रहा हूं। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं। चलो और क्वेश्चन बताओ। Why do saturated hydrocarbon generally undergo substitution reaction? ऐसा क्यों होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं? What are the reason? Because एडिशन रिएक्शन ये कर नहीं सकते, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स परफॉर्म एडिशन रिएक्शन, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए याद रखना क्या होता है, इसका रीजन पढ़ लो। बिकॉज they contain only single covalent bond which are strong and stable. As a result, atom in these compound cannot added easily. यहां पे एडिशन नहीं हो सकता, so one atom is substituted by another. Simple. क्या लिख रहा है ये? एक मिनट भैया, अगर हलवा जल जाए तो उसे जलवा कह सकते। एक बच्चा क्या कह रहा है, भैया अगर हलवा जल जाए तो उसे जलवा कह सकते हैं क्या? वाह यार, वाह यार राहुल। आया, हाइड्रोकार्बन X react with chlorine in the presence of sunlight to form Y and hydrogen chloride gas. एक हाइड्रोकार्बन है X जो कि रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? CH4, मीथेन। तो मीथेन की रिएक्शन होगी क्लोरीन गैस के साथ और क्या बनेगा? CH3Cl। चलो इसका नाम बताओ। CH3Cl, क्लोरोमीथेन। क्या होगा इसका नाम? क्लोरोमीथेन। ठीक है, राइट दी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाइए। Why do alkene and alkynes show addition reaction while alkane show substitution reaction? ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं इथेनॉल की तरफ। इथेनॉल, छुट्टी, बस इथेनॉल पढ़ा के छुट्टी कर रहा हूं। इथेनोइक एसिड और जो सोप वाला जो टॉपिक है वो हम कल ही करेंगे। और कल सुनो, कल वो तो आधे घंटे का ही टॉपिक है, बाकी बचा हुआ जो टाइम है हमारा उसमें हम क्या करने वाले हैं, सुन ले मेरी बात, हम करने वाले हैं डाउट सेशन कल। बहुत दिन हो गए NYQ डिस्कस नहीं करा। कार्बन कंपाउंड का तो अभी तक तुमने करा नहीं होगा ना। अब कार्बन से पहले कौन सा चैप्टर था? मेटल नॉन मेटल। तो पहले कौन सा हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रोडक्शन, मेटल नॉन मेटल। आई नीड दीज 3 चैप्टर। इन तीनों के NYQ भैया कल की क्लास में डिस्कस होंगे। कल जो ना करके आए वो क्लास में ना आए। भाई मान जाओ यार, ये एक तो तुमने एक नया ट्रेंड बना दिया है। अब बच्चे कुछ भी नहीं ले, जोक लिखने लगे। भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले। अब एक बच्चा क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि अगर भैया कोई गुस्से में पुलाव बनाए तो उसको फुलाव बोलेंगे क्या? ये क्या है यार भाई यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, प्लीज रुक जाओ। चलो इथेनॉल के बारे में बात करते हैं। श्री 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 हनी बाजी जी कह के गए थे 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज। तो वही होता है इथेनॉल। इथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल। ठीक है, तुम सबको ही पता होगा कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसको नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं। और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। अब इसका एक प्रॉपर्टी बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। इट इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट, यानी इसके अंदर ना किसी भी चीज को तुम डिसॉल्व कर सकते हो। ये बहुत प्यारा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इसी वजह से अगर तुम कभी वो कफ सिरप होती है ना, अभी ठंड में कफ सिरप वगैरह लोगों ने ली होगी, बीमार हुए होंगे, तो कफ सिरप में अगर तुम कभी पीछे देखोगे ना लेबल पे लिखा होता है अल्कोहल। क्यों डलता है अल्कोहल? क्योंकि अल्कोहल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
यूज्ड इन टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। जो भी आप टॉनिक वगैरह लेते हो सब में अल्कोहल होता है, ऑलमोस्ट, थोड़ी कम परसेंटेज में होता है बट होता सब में, ठीक। कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर, यानी पानी में मिक्स कर सकते हैं। 60 ml, 40 ml पानी में मिक्स कर सकते हैं। अगला, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकीनेस। भैया चक्कर आने लगते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर कोई प्योर इथेनॉल पी रहा है ना, प्योर इथेनॉल एकदम प्योर, वो डेंजरस होती है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, उससे मर सकता है इंसान, इतनी ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल, समझ आ गया होगा, 2 कार्बन और लास्ट में OH। और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी ये ना एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, ये बीच में कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं इस इथेनॉल की, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहले हमने इथेनॉल लिया और हमने उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, रिएक्शन कराई हमने सोडियम के साथ। सोडियम मेटल, ये सोडियम की हर किसी के साथ रिएक्शन हो जाती है, बताओ। अब इस रिएक्शन को ना तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद बना लोगे। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पहले इथेनॉल लिख दो, इथेनॉल बना दो फटाफट से। अब क्या करो, सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है, सोचो सोचो। सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहां पर जुड़ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ONA। यानी जो पहले OH आ रहा था, अब उसको बदल के तुम्हें बस ONA करना होगा, ONA करना होगा। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और ये जो कंपाउंड है ना C2H5ONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। याद रखना नाम, सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड। चलो बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली चीज, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें ना एक 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 ट्रिक बताता हूं मैं। अगर तुम्हें कहीं पर भी ना ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिख जाए ना, तो ऐसे समझना ये राजस्थान से। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि ये जहां भी जाता है ना, इसको पानी चाहिए, भैया पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दो, पागल हो जाता है। देखो मैं खुद राजस्थान से हूं, तो मैं जोक कर सकता हूं, बाकी स्टेट वाले जोक नहीं करें, वरना बहुत मार पड़ती है। यहाँ पे लोग बहुत मारते हैं, यहाँ के गलत लोग हैं, ठीक है। तो H2SO4, ये इसको पानी पसंद है, इसलिए इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये पानी खींच लेता है, कहीं से भी कहीं भी डाल दो पानी खींच लेता है, इसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो अब देखो, जब भी ये रिएक्शन होगी ना, इस रिएक्शन में होगा क्या कि पानी खींच लेगा, यानी H2O को अलग कर देगा, और ये सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर देगा, यानी इस एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या है, ये है इथीन, ठीक है। तो इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट कर दिया और पानी अलग से निकाल दिया, पानी अलग से निकाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पानी अलग से निकाल दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये क्या है, ये होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन से होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यानी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। बस एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन होती है इसमें हमें हीट करना पड़ता है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 443 केल्विन, ठीक है। 443 केल्विन पे हम हीट करते हैं, तभी जाकर ये प्रोसेस हो पाता है। क्लियर है क्या, क्लियर है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, अब यहां पर कुछ एक दो चीजें याद रखना। एक बड़ी प्यारी कहानी है, क्योंकि मैं हर बैच में सुनाता हूं। वो कहानी ऐसी है ना बेटा, कि पहले ना इंडस्ट्रीज के अंदर ना इथेनॉल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इंडस्ट्रीज के अंदर इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री पर्पस के लिए। तो पहले क्या हो रहा था कि इथेनॉल सप्लाई हो रहा था इंडस्ट्रीज के पास, और जब इथेनॉल पहुंच रहा था तो वहां के जो वर्कर्स थे वो करते थे चीयर्स यानी वो एक एक पैग लगा लेते थे। तो भैया लगा ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, काम के लिए हम दे रहे हैं, तुम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर क्या करा गया कि इस इथेनॉल में एक सब्सटेंस होता है मीथेनॉल, उसको मिक्स करने लगे। और जब इथेनॉल में मीथेनॉल को मिक्स कर देते हैं ना, तो एक पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है, यानी अगर उसकी एक ड्रॉप भी अंदर गई ना तो आदमी खल्लास।
ठीक है, आदमी क्या, खल्लास। ठीक है, तो होता क्या है, याद रखना, मिथेनॉल इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज कैन बी डेडली कॉजिंग ब्लाइंडनेस, यानी इससे क्या होता है, इससे ब्लाइंड हो जाता है आदमी मेनली। तो क्या करते हैं, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्री सॉल्वेंट, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर, हम नहीं करते, जो भी करता है उसमें हम क्या मिलाते हैं, मिथेनॉल मिलाते हैं, और उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। कहां लिखा है भैया, मैं लिख देता हूं, डीनेचर्ड एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्री पर्पस में इथेनॉल में मिथेनॉल को जोड़ा जाता है जो कि पॉइजनस है, और उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, और एल्कोहल एज अ फ्यूल, यानी आपको पता होगा, कंट्रोवर्शियल है, बट इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करने की बात हुई थी, वो अलग बात है, बहुत लोगों की गाड़ियां खराब हो गई इथेनॉल जब से फ्यूल में मिलाना स्टार्ट करा। ठीक है, बट ठीक है, जो भी बात है, ठीक है, तो अल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को फ्यूल में ऐड किया जा सकता है जिससे गाड़ियां चल सकती हैं। ठीक है, तो ये होगा यूजेस ऑफ इथेनॉल। चलिए, बहुत बढ़िया, अब एक दो क्वेश्चन देख लो, फिर इथेनोइक एसिड से कल हम स्टार्ट करेंगे। इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। A compound X react with sodium metal and evolve hydrogen gas. X is a liquid and contain OH group. Obvious सी बात है, इथेनॉल ही होगा और कौन सी रिएक्शन पड़ी है, एक ही तो रिएक्शन पड़ी है क्योंकि इथेनॉल की है। चलिए, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड at 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4. वाह यार, क्या कंपाउंड बनता है, इथेनॉल को जब H2SO4 में डालते हो पानी खींच लेता है और इथीन बना देता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इथीन बना देता है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बोल रहा है कंपाउंड का नाम बताओ और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको पता होना चाहिए, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये राजस्थान से ये पानी खींच लेता है। चलो दोस्तों, अब इथेनोइक एसिड से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, क्या कहते हो, या अभी खत्म करा दें? अगर तुम आधे घंटे बैठने को तैयार हो, 10:30 तक तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बताओ। क्या कहते हो? तुम्हारा यार एसएसटी का सिलेबस इस बार बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है, मेरे को ऐसा सुनने में आया 15 तारीख को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा सही में है क्या? सही में 15 को क्या तारीख हो रही है? तो जब तुम्हारा एसएसटी का सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारी एसएसटी की क्लास मैं ले सकता हूं हाँ, ये हुई ना कुछ बात। 15 नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। अपना कब तक खत्म होगा? एक वीक तो लगेगा, अभी अपना 18 तारीख तक खत्म होगा। है एसएसटी का तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो गया यार। भैया एक बार रोस्ट करके दिखा दो। बेटा रोस्ट छोड़ो, मैं तुमसे एक मैथ्स का सवाल पूछता हूं। इमेजिन करो तुम्हारे पास 400 रुपए हैं, 400 रुपीज, और तुमने 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा फिर कहोगे भैया पर्सनल हो जाता हूं, मैं थोड़ा बहुत रोस्ट कर देता हूं तुमको, तो फिर तुम रोने धोने वाली एक्टिंग करने लगते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार। वैसे कैसी रही जर्नी अभी तक, थोड़ी बातचीत कर लें, आज आज टाइम भी है तो थोड़ी बातचीत कर लें। कैसी रही जर्नी अभी तक ये अभय बैच की? आई होप सब बढ़िया हो, है ना, तुम्हें अच्छा लगा हो। मतलब मैं तुम्हें एक बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ, यूट्यूब बैच, यूट्यूब पे ना मैंने देखा है कि बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, बट बैच में आके ना, बैच में जब आप आते हो ना, तो मैंने देखा है कि ना टीचर थोड़ा ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि हाँ बैच में तो आई गए, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी कभार कुछ कुछ में मैंने देखा है, हर एक टीचर बेस्ट है, बट ऐसा होता है समटाइम्स, इफ यू नो, आपको शायद आइडिया होगा।
तो मैं बस वो चाहता हूँ कि ऐसा अपने साथ तो नहीं है ना, आपको समझ आ रहा है ना, ऐसा तो है ना कि हाँ लग रहा है ना कि यार ये लोग भी अपना बेस्ट लगा रहे हैं, प्रशांत भैया अपना बेस्ट लगा रहे हैं, खड़े रहते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया यार आप समझाते नहीं हो या फिर भैया आप क्वेश्चन नहीं कराते। देख जितना तेरा शेड्यूल बना था ना 45 दिन वाला, उसमें जो बेस्ट मैं कर सकता हूं, जितना बेस्ट मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाता हूं, तुम्हें पता है मैं क्वेश्चन भी हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाता हूं, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया है, राइट। तो अगर इसमें कुछ भी तुम्हें लगा इंप्रूवमेंट तो प्लीज आप मुझे भी ऑनेस्टली बताना, क्योंकि क्या होता है ना, हम भी आपसे सीखते हैं यार, है ना। मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि आई एम द लेजेंड, मेरे से अच्छा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीख रहा हूं तेरे साथ यार। ये एक जर्नी है, हम हर साल सीखते हैं, हर बच्चे से सीखते हैं। एक एक बच्चे के फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए पर्सनली। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट कि जब मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे को समझ आना चाहिए, ठीक है। अब हाँ पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं तो अब वो उतना एक्सपीरियंस है कि अब ये पता होता है कि इस टॉपिक से सवाल आएगा या नहीं आएगा, ये पता होता है कि कहां पर बच्चा अटकेगा और उस किस टॉपिक को डिटेल में 2-3 बार करके समझाना है और किसी को जल्दी जल्दी समझाना है ना। तो वो हमें उतना आइडिया है, बट आपको बस मैं थोड़ा सा ऐसा लेना चाह रहा था कि हाँ सब समझ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भैया हम आराम से पढ़, आराम वाले बच्चों का तो, अरे आराम वालों का तो फिर वो अलग हो गया, तुम तो शुरू से ही पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए तो ये शायद ये कोर्स रिवीजन की तरह चल रहा है, क्योंकि तुम तो पहले ही पढ़ चुके हो ना। तुम्हारे लिए तो रिवीजन है, तुम तो सब निपटा दोगे क्योंकि तुम पूरा कोर्स पढ़ चुके हो, फिर तुम रिवाइज कर रहे हो। जो बच्चे सिर्फ अवे में आए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, कभी कभार उन स्टूडेंट्स को लगा होगा कि भैया थोड़ा तेज जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहा है उनके लिए थोड़ा तेज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभार, ठीक है। भैया 4 बजे वाली क्लास करा देना यार। क्या बोलूं अब मैं तुम्हें, क्या बोलूं? तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? तुम्हें आइडिया है? तुम्हें आइडिया लास्ट टाइम क्या हुआ था? बिल्कुल भी आइडिया है तुम्हें? लास्ट टाइम ना मुझे तो हंसी आती है यार। हुआ क्या कि जब मैराथन हुई थी, ठीक है, अगले दिन पेपर आया बच्चों का, काफी हद तक पेपर सेम हर साल ही होता है, तो पेपर सेम आया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इंटरव्यूज होते हैं ना बच्चों के, जब पेपर के बाहर आके न्यूज चैनल वगैरह पूछते हैं, तो न्यूज चैनल में एक बच्चे ने बोल दिया कि प्रशांत वैसे पढ़ा था, जो पढ़ाया सारा पेपर में सेम आ गया, ऐसे सब बहुत सारी लाइनें बोली, ठीक है। तो अगले दिन अखबार में, दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसमें एक आर्टिकल आता है, मेरी फोटो होती है, बच्चों की फोटो होती है, इन टीचर ने इस टीचर ने जो पढ़ाया वो पेपर में आया, ऐसी हेडिंग लगी हुई है, और उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू है। बच्चों ने बताया कि जो जो चीज इन्होंने बताई वो पेपर में सेम लिख कर आई, 80% तक पेपर रिपीट हुआ सुबह 4 बजे की क्लास से। अब फिर क्या होता है? यहां तक ठीक था, तो हो गया, चलो अखबार में आ गया, मैंने भी कहा चलो यार अखबार में आया, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद एक दो जो न्यूज चैनल होते हैं, लोकल चैनल होते हैं, स्टेट वाले चैनल होते हैं, उन्होंने कवर करा। फिर थोड़े से जो बड़े चैनल है, जैसे आपको बताओ लल्लन टॉप एक बड़ा चैनल है, तो उन्होंने कवर करा। फिर कुछ लोगों ने उसमें कंट्रोवर्सी करी, जैसे कि कोई थे, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट इन्होंने किसी न्यूज चैनल पे आगे बोला कि यार ये बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक कर देते हैं, ये तो गलत है, इनके पास कोई पेपर थोड़ी ना होता है। तो फिर भाई मैं अगले दिन सुबह उठा, मेरे पास फोन ही फोन, मेरे पे बहुत सारे फोन। तो मैं सोच रहा यार, सुबह उठा, मैं आराम से उठा था 11-12 बजे, मेरे को यार 20-25 मिस कॉल क्या हो गया। मैंने कॉल करा, फिर मुझे पता चला, राजीव ने बताया कि यार एक ना न्यूज चैनल पे किसी ने इंटरव्यू दे रखा है, उसमें उन्होंने ये बोला कि ये तो पेपर लीक करते करते। मैं कहा अरे भाई क्या हो रहा है? फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल के फोन आ रखे थे कि आप आओ हमारे चैनल पे इंटरव्यू दो। मैंने कहा नहीं भाई, पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं, है ना, हम तो पढ़ाते हैं, हमारा काम पढ़ाने का है। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप पे आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा किस बात का आरोप लग रहा है भाई? तो फिर क्या हुआ कि एक इंटरव्यू फिर मैंने दिया भी था, मैंने ऑनलाइन ही दे दिया था वो, उन्हीं के चैनल पे, जो जिस चैनल पे हुआ था पूरा, उसी चैनल पे फिर मैंने एक इंटरव्यू दे दिया था। वो जो रिपोर्टर थे उन्होंने सवाल पूछे कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो मेहनत करते हैं भाई, हम तो पूरी मेहनत करते हैं, टॉपिक्स ढूंढते हैं और फिर जाकर बताते हैं, ऐसे आके कोई भी बोल देगा, है ना। तो फिर जाके वो मैटर थोड़ा सा शांत हुआ था। बट भाई तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो जाता है यार। तो यस, तो मुझे पता,
मतलब आज मैं हंस रहा हूँ पर तुम मेरी हालत समझ रहे हो। तुम मेरी हालत उस टाइम पे समझो कि आदमी सुबह उठा अचानक से, भाई मैं कहाँ से न्यूज चैनल पे आ गया, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने क्या कर दिया। तुम समझ रहे हो मेरी हालत। तो ये एक बड़ा बट ठीक है, चलता रहता है। तो इसलिए मैं इस बार सोच रहा था अवॉइड ही करने की, बट यू गाइस डिसाइड यार। तुम लोगों को अगर जरूरत है तो देखेंगे, तुम्हारे हवाले डिसीजन साथियों, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा कर देंगे, बट यस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। चलो चलो, ओके ओके गाइस, इसी कहानी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, एनवाईक्यूज के डाउट सेशन लेते हैं, देन अपने 3 चैप्टर बचेंगे, आर एनवायरमेंट, हेरिडिटी। अच्छा सुनो, हेरिडिटी का चलो, हेरिडिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट, वो हम करेंगे एंड देन आपका कोर्स हो जाएगा दोस्तों समाप्त। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय, सी यू ऑल टुमारो।